अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका है लेक्चर नंबर 4 और ये चैप्टर 1 का आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में क्या टॉपिक होंगे वो हम पढ़ेंगे। वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट मूव करने से पहले जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो आपने लास्ट लेक्चर लिया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, तो उसमें आपको एक ही स्लाइड के अंदर जो है वो एक रिकैप जो है वो दे दिया जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या जो है वो जनरेशन में चेंजिंग आई थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो सबसे पहले जो हमने इसका एक यूनिट बनाया है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का, तो उसमें हम देखते हैं पहले फर्स्ट जो है वो जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, चार्ज स्टोर करने के लिए, मैग्नेटिक ड्रम से डाटा स्टोर करने के लिए, पंच कार्ड थे, उसमें डाटा को इनपुट करने के लिए, वो प्रिंट आउट जो है वो जिस भी फॉर्म में उसमें होता था पेपर के ऊपर वो ले लिया करते थे। फिर सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए। फिर मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है वो इस्तेमाल की गई प्राइमरी मेमोरी के लिए, और मैग्नेटिक ड्रम की जगह क्या आ गई, मैग्नेटिक टेप्स डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए आ गई। फिर थर्ड जनरेशन में जो है वो ट्रांजिस्टर की जगह आईसी आ गए। फिर कीबोर्ड और मॉनिटर वगैरह भी इस्तेमाल किए गए। सिलिकॉन जो है उस वक्त एक सेमीकंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। फिर फोर्थ जनरेशन में जो है वो आईसी की जगह जो है वो उससे भी ज़्यादा इंटीग्रेशन की, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो लगाए गए। उसको फिर क्या नाम दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप कहा गया। और फिर जो है वो फिफ्थ जनरेशन में देखा कि आपने उसमें और भी ज़्यादा लार्ज स्केल, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई, जिसकी वजह से प्रोसेसर की तादाद को भी बढ़ाया गया और मेमोरी भी ज़्यादा होगी। फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे हम देखते हैं कि पहले जो है वो जो फर्स्ट जनरेशन थी वहाँ पे क्या थी, मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1, और एक वक्त में एक ही काम होता था, सिंगल टास्किंग। दूसरे में क्या था, असेंबली लैंग्वेज आ गई जो ज़रा इससे हायर होती है, मिड लेवल लैंग्वेज आप उसे कह सकते हैं। उसमें जो है वो स्टोर्ड प्रोग्राम जो है वो हुआ, यानी उसकी मेमोरी में प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जा रहा था, उसके मुताबिक वो काम करता था। फिर हाई लेवल लैंग्वेज आ गई जो कि असेंबली लैंग्वेज से ऊपर लेवल पे है, जिसमें लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा यानी मल्टीटास्किंग हो सकती थी उसमें। फिर फोर्थ जनरेशन में हमें डास आ गया, विंडोज़ के बाद विंडोज़ आ गया। विंडोज़ क्या था, एक जीयूआई इंटरफेस था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आइकन्स ग्राफिक्स का इस्तेमाल, मेन्यूज ड्रिवन जो है वो कमांड्स वगैरह हुआ करती थी। फिर जो है वो आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो दो थी, क्योंकि उसमें अब विंडोज़ प्रोग्रामिंग होना शुरू हो गई थी और विंडोज़ के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे थे। फिर फिफ्थ जनरेशन में जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए, आजकल आप देख भी रहे हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मुख्तलिफ फैसला ले सकते हैं। ये आपकी फिफ्थ जनरेशन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। फिर थी कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स, जो कंप्यूटिंग करेक्टरिस्टिक यानी स्पीड उसकी जो है वो यानी एक सेकंड में कितनी जो है वो, या कह लें कि एक एक वक्त में कितनी जो है वो उसकी कंप्यूटिंग स्पीड थी। तो पहले जो थे वो क्या थे, मिली सेकंड में था, 10⁻³ फिर सेकंड में माइक्रो सेकंड आ गए, फिर नैनो सेकंड, फिर पिको सेकंड, और फिर आगे फिर जनरेशन में उससे भी ज़्यादा जो है वो कम वक्त में जो है वो उसकी कंप्यूटिंग पावर हो चुकी थी। फिजिकल अपीयरेंस यानी कि उसका साइज़ के सबसे पहले आपको पता है, पहले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जैसे ENIAC जो कि फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर जो है वो जगह लेते थे। फिर उनका यानी साइज़ बहुत बड़ा था, फिर साइज़ रिड्यूस हो गया ट्रांजिस्टर के आ जाने की वजह से। फिर जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में और रिड्यूस हुआ, आप उसके कंप्यूटर के टेबल पे उसको रख सकते थे। फिर जो है वो आप पाम टॉप की शक्ल में आ गया, यानी आपके हाथ में जो है वो मोबाइल की तरह या पीडीए की तरह या लैपटॉप की तरह जो है वो आप उसे इस्तेमाल कर सकते थे। फिर उससे भी स्लिमर, जैसे मोबाइल आप देखते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी स्लिमर हो चुकी है कि आप उसको अपनी पॉकेट में डाल के ले जा सकते हैं। एप्लीकेशन सबसे पहले यानी इस्तेमाल किया था, पहले जो है साइंटिफिक जो है वो उस हवाले से अभी साइंटिफिक के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं। उस वक़्त जो जंगें वगैरह होती थी उसमें जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, बम गिराने के लिए, मिसाइल गिराने के लिए, जो भी उस वक़्त टेक्नोलॉजी जो है वो अफ़वाह जो है वो लड़ने के लिए इस्तेमाल करती थी। तो आपको पता है ENIAC कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किया गया था, और इतना बड़ा कंप्यूटर था वो कि पूरी जब वो अपनी आबोताब के साथ चलाया जाता था तो फिर वो पूरे शहर की रोशनियाँ जो है वो मद्दम हो जाती थी। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए उनको उनकी कास्ट अभी बहुत हाई थी, कमर्शियली उनको बनाया जा रहा था लेकिन अभी कास्ट हाई थी।
پھر عام لوگ یعنی پہلی 2 جنریشن میں عام لوگ اسے استعمال نہیں کر سکتے تھے، تھرڈ جنریشن میں جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ اسے استعمال کر سکتی ہے، عام لوگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، چوتھی جنریشن میں بھی جو ہے آہستہ آہستہ پھر یہ تھرڈ جنریشن سے لے کے اب تک سبھی لوگ جو ہے یعنی عام بندہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ایگزامپلس ایک یونی ویک ہے، اینی ایک ہے، سیکنڈ میں دیکھ لیں پی8 ہے، IBM ہے، CDCA نمبر لکھے ہوئے ہیں ان کے ماڈل آگے لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح IBM PDP ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ پھر انٹیل نے جو ہے 4 جنریشن میں 4004 یہ والا ویری پاپولر جو ہے وہ مائکرو پروسیسر تھا اس وقت جو ہے وہ انہوں نے بنایا تھا ڈیول کور کے لیے۔ ڈیول کور یعنی ایک اس وقت جو پروسیسر استعمال کیے جا رہے تھے وہ یہ والے تھے، فرسٹ جنریشن جو ہے وہ اس وقت کیا پہلی دفعہ جب انٹیل نے بنایا تھا تو یہ بنا تھا۔ پھر آگے ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مزید جو ہے اس میں بہتری آتی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریکیپ۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم ہوتا کیا ہے۔ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جو کہ ڈیٹا جو ہے وہ اور انسٹرکشن جو ہے وہ اس کو انپٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، جو بھی انسٹرکشن ان کے مطابق جو ہے وہ لاجیکل بھی ہو سکتی ہیں، میتھمیٹیکل بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے وہ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ اس کے اندر کون کون سے جو ہے وہ کمپوننٹس ہیں وہ ہے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ڈیٹا اور یوزرس۔ یہ ساتھ میں آپ پکچرز بھی دیکھ رہے ہو۔ ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر دیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ ہارڈ ویئر ہے اس کا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یوزر جو ہے جو کمپیوٹر کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور سافٹ ویئر جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ ہارڈ ویئر کیا ہے؟ وہ فزیکل پارٹس ہیں، فزیکل پارٹ جو کہ جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، کوئی جگہ گھیرتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے، جو کہ کمپیوٹر کا ان پٹ بھی لے سکتے ہیں، کمپیوٹر کے لیے آؤٹ پٹ بھی دے سکتے ہیں، اور ڈیٹا کو بھی اسٹور کر سکتے ہیں، جیسے میموری ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں، ہارڈ ڈسک ہے یہ ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے، CD ہے، ریم ہے، پروسیسر آپ دیکھ رہے ہو، یہ تمام قسم کے جو ہارڈ ویئر کمپیوٹر میں آپ کو ملیں گے، یہ تمام فزیکل پارٹس ہیں جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں۔ پھر ہے سافٹ ویئر۔ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ پروگرام بھی اسے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے جو کہ کسی نہ کسی ہائی لینگویج جاوا ہے، C ہے، VB ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ہم پروگرام لکھتے ہیں، اور یہ پھر ہارڈ ویئر کو گائیڈ کرتا ہے کوئی خاص کام کرنے کے لیے۔ ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو ہے وہ ہارڈ ویئر کے اندر لوڈ کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے۔ ڈیٹا کیا ہے؟ را فیکٹس ہیں اینڈ فگرز ہیں، یعنی اعداد و شمار ہیں جو آپ اپنے ارد گرد سے اکٹھا کرتے ہو، اور اس کو پھر پروسیس کر کے ایک میننگ فل انفارمیشن جو ہے وہ اخذ کرتے ہو، تاکہ آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے سکیں۔ اس کی بے تحاشا ایگزامپل ہیں، جیسے آپ کا اگر ٹیچر کوئی آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے تو اس میں جو آپ نے پرفارمنس دی ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کے کوئی نہ کوئی نمبر جنریٹ ہوئے ہیں، وہ ایک ڈیٹا ہے۔ اس ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے ہم آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے، ویری لو ہے، ایوریج ہے یا ہائی ہے، اور گریڈ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے، تو ری ارینجنگ آف سینٹینسز آپ کہہ لیں تو اس میں اگر آپ اس کو یعنی کہ بالکل ہی ان مینرڈ یعنی کہ ان پروسیس جب ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے تو وہ فرض کے لیے اس شکل میں آتا ہے، اس کو ہم ڈیٹا کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو ایک پروسیس کرتے ہیں یعنی ری ارینج کرتے ہیں ایز پر آور لینگویج لرننگ، تو پھر جو ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ایک میننگ فل انفارمیشن میں لے آتے ہیں۔ مثلاً از گوئنگ اسکول ٹو، ہی یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو یہ کیا ہے، جب آپ اس کو ری ارینج کرتے ہیں تو پھر یہ بنتا ہے ہی از گوئنگ ٹو اسکول، تو یہ ایک انفارمیشن آپ کو دے رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں کہ واٹ ہی از ڈوئنگ، تو کیا کر رہا ہے وہ، ہی از گوئنگ ٹو اسکول، وہ اسکول جا رہا ہے۔ یہ سمپل سی ایگزامپل سمجھانے کے لیے، اس کے علاوہ بے تحاشا ایگزامپل ہیں جو آپ اپنی ڈیلی لائف سے استعمال کرتے ہوئے یا نیٹ سے تلاش کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہترین ایگزامپل آپ کو ملیں گے۔ پھر آ جاتا ہے یوزرس۔ یوزر جو ہے وہ کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں، مثلا کمپیوٹر آپریٹر ہے جو کمپیوٹر کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور پروگرامر وہ ہوتے ہیں جو جنہیں ہائی لیول لینگویج کوئی سیکھی ہوتی ہے اور اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر بنا کے دیتے ہیں۔ پھر ہارڈ ویئر انجینئر وہ ہوتے ہیں، یا تو وہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ اس میں کوئی پرابلم آئی ہے، یا تو وہ ہارڈ ویئر کو بنایا جا رہا ہے، ڈیزائن کیا جا رہا ہے پہلے، اور پھر اس کو بنایا جاتا ہے مشینری کے ذریعے، اور اس میں اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو پھر اس کو ٹھیک بھی کرنے کے لیے یہ لوگ کام آتے ہیں، ہارڈ ویئر انجینئر جنہیں کہا جاتا ہے۔ پھر ہے کمپیوٹر انالسٹ۔ کمپیوٹر انالسٹ کیا ہوتے ہیں؟
ऐसे बंदे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जायज़ा लेते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि इनमें क्या-क्या ख़ामियाँ और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम हो रहे हैं, उसको और कैसे बेहतरीन लेवल के ऊपर ले जाया जा सकता है। फिर वो उनको गाइड करते हैं और उससे फिर उनकी जो ओवरऑल जो होता है फ्लो ऑफ टास्क होते हैं, कैसे जो है वो मैनेजमेंट की जाती है उसको बेहतर बनाते हैं। ये कंप्यूटर एनालिस्ट होते हैं। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब है कि जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर कोई डाटा एंटर कर रहे होते हैं, या वो ऑनलाइन है वो अपने को इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, या वो ऑफलाइन जो है वो डेटाबेस हो सकती है जिस अदारे में वो काम कर रहे हैं उसका डाटा वो हर एक का उसमें लोड कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। फिर आ जाता है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। कंप्यूटर की ही डेफिनेशन ही ये इसमें थोड़ा-सा मिक्सअप होगी कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करता है डाटा। पहले नंबर पे उसने क्या किया, डाटा को एक्सेप्ट किया। दूसरे नंबर पे क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, जनरेट करता है आउटपुट, और उस आउटपुट को डिस्प्ले करने के अलावा उसको स्टोर भी कर सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये नहीं समझ लें कि एक चक्कर है पूरा है, जो भी इनपुट दी जाती है प्रोसेस करके आपको कोई ना कोई रिजल्ट जो है पेश किया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिंग आउटपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट टू डाटा इज आल्सो रेफर्ड टू एज इनपुट प्रोसेस और इनपुट प्रोसेस आउटपुट कॉन्सेप्ट। सेम वही बात दोहराई है जो मैंने आपको बता दी है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मेन होता है इनपुट आउटपुट यूनिट, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फिर मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट के जरिए जो क्या है कंप्यूटर्स में डाटा भेजा जाता है, एंटर किया जाता है। वो डाटा जो है वो जाता है सीपीयू के पास। पहले जो है मेमोरी यूनिट अगर हम डिस्कस करते हैं तो फिर वो मेमोरी यूनिट में एक प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। रैम में जो है वो चले जाता है। रैम से फिर डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है, सीपीयू के पास डाटा जाता है, वहाँ पे जो है वो जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके मुताबिक जो है वो डाटा को प्रोसेस किया जाता है। उसकी 2 यूनिट हैं, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट। और रजिस्टर क्या है, ये इसकी मेमोरी है। और ये पूरा जो है वो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, सीपीयू। आगे मैं इसकी डिटेल बताता हूँ आपको। फिर जो है वो आप ये एरोस का जो इस्तेमाल देख रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह किधर को जा रहा है। इनपुट से देखिए डाटा निकल रहा है और ये यानी कि सीपीयू के अंदर, यानी कि जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, उस तरफ जा रहा है। फिर इनके अंदर डाटा घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, ये देखिए, ठीक है, ये रजिस्टर के अंदर भी जा रहा है, फिर इधर से इधर, इधर से इधर। टू वे का मतलब है कि डाटा इधर से आ भी जा रहा है, इधर से वापस भी जा रहा है। फिर मेमोरी का भी देखिए, यहाँ पे भी टू वे है, तो इधर से मेमोरी से डाटा लाया भी जाता है और वहाँ पे सीपीयू से डाटा मेमोरी की तरफ भेजा भी जाता है। फिर जो है वो डाटा आउटपुट यूनिट की तरफ भेजा जाता है जब वो प्रोसेस हो जाता है और उसके रिजल्ट आ जाते हैं। ये डिटेल में आपको मैं आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट यूनिट है। डाटा जो और इंस्ट्रक्शन जो आप एंटर करते हैं वो किस शक्ल में जो है वो प्रोसेस होती है 1 एंड 0 में, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, 0 एंड 1 को समझता है, जो कि एक मशीन लैंग्वेज है और कंप्यूटर की लैंग्वेज कहलाती है लो लेवल के ऊपर। तो कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर वो कंप्यूटर क्या करता है, आउटपुट देता है उसको प्रोसेस करने के बाद। फिर वो उस फॉर्म में हमें जो है वो डाटा देता है जो हम समझते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज उर्दू भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, और कोई और मुल्क में रहने वाले लोगों की भी लैंग्वेज हो सकती है जो वो समझते हैं। ये एक लैंग्वेज नहीं है, पूरी दुनिया बेतहाशा लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में भी जो कंप्यूटर जो है वो है, विंडोज़ भी उसी लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती है, और फिर वो जो आउटपुट है वो भी उसी सूरत में आपको देती है। फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भी जैसे मैंने आपको 1-2 स्लाइड पीछे बताया कि इसमें मेन जो होता है ना परफ़ॉर्म करने वाला जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, और लॉजिक का मतलब होता है कंपैरिज़न। कंपैरिज़न का मतलब मुवाज़ना करना 2 वैल्यूज़ के दरमियान, 2 फाइल्स के दरमियान। उसके अलावा और भी कोई चीज़ हो सकती है, डिफरेंट वैल्यूज़ जिनका ये कंपैरिज़न कर सकता है। तो इसका जवाब वो हाँ या ना में देता है, येस या नो में। तो इस तरह के फंक्शन जो हैं वो इसके अंदर किए जाते हैं।
پھر آ جاتا ہے کنٹرول یونٹ. کنٹرول یونٹ کیا کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی مائکرو پروسیسر کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر پورے اوور آل کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے درمیان جو کام ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا جاتا ہے، پروسیسنگ اس کی ہوتی ہے، پھر اس کے پروسیسنگ کرنے کے بعد میموری کی طرف بھیجنا، پھر ادھر سے لانا، یہ سارا جو کام ہے، ایک جو ٹریفک چل رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ وائر کے تھرو، جس کو آپ بسیز بھی کہتے ہیں، ان کو کنٹرول کرتا ہے. تو کوآرڈینیٹ بھی کرتا ہے اور کنٹرول بھی کرتا ہے، اور اس کو یعنی کہ ڈیڈ لاک پیدا نہیں ہونے دیتا. یہ کنٹرول یونٹ کا کام ہے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ ٹریفک کا کام ہوتا ہے، جیسے سارجنٹ کا ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ آپ جا رہے ہوں تو روڈ کے اوپر اگر وہاں پہ ایک جگہ سے گزرنے کے لیے 3-4 روڈز آ کے وہاں پہ مل رہی ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو باری باری جانا چاہیے. اگر ایک سے دم جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ رش لگ جائے گا یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو سکتا ہے، ڈیڈ لاک پیدا ہو سکتا ہے، اور آپ کو پھر گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا ہے. تو کنٹرول یونٹ جو ہے وہ یہ کام نہیں ہونے دیتا کمپیوٹر کے اندر. پھر آ جاتا ہے رجسٹرز. رجسٹر کیا ہے کہ جو آپ ڈیٹا اور انسٹرکشنز دیتے ہیں نا، جن کی پروسیسنگ ہونی ہوتی ہے یا جن کی پروسیسنگ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس میں اسٹور ہوتے ہیں. اور جو اس کی جو پروسیس فارم ہے نا، وہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ کہلاتی ہے، اور وہ ان پروسیس فارم جو ہے وہ سیپریٹڈ ڈیٹا اور انسٹرکشن کی شکل میں ہو سکتی ہے. مثلا اگر آپ نے کوئی سوال ہی دیا ہے، مثلا چھوٹی کلاسز میں آپ سوالات کرتے آئے ہیں، وہ سمپل نہیں ہوتے. جیسے بریکٹس والے سوالات آپ نے کیے تھے، اس میں ایک خاص جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے عمل کیا جاتا ہے. پہلے جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے بار ہوتا ہے، اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کوئی پاورز ہیں تو اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. پھر وہ اسمال بریکٹس ہوتی ہیں، پھر درمیانی بریکٹس ہوتی ہیں، پھر اسکیئر بریکٹ ہے جس کو ہم لارج بریکٹس کہتے ہیں، ان کو حل کیا جاتا ہے، پھر آنسر آتا ہے. اسی طرح کمپیوٹرز کے اندر بھی یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے، ان کو جو ہے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس میں ایک اسٹیپ میں جو آنسر آیا اس کو رجسٹر میں لوڈ کیا جاتا ہے. پھر دوسرے اسٹیپ کا کیا جاتا ہے، دوسرے اسٹیپ کا جو آتا ہے آنسر، پھر اس کو پہلے والے کے ساتھ پلس کر کے، یا جو بھی عمل ہے، پلس ہے، مائنس ہے، ڈویژن ہے، وہ عمل کر کے پھر جو ہے وہ جو ان کے درمیانی جو رزلٹ آتے ہیں ان کو وہاں پہ سیو رکھا جاتا ہے. اور پھر جب اینڈ رزلٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے سامنے فائنل آؤٹ پٹ کے طور پہ سامنے آتے ہیں. تو رجسٹر کہتے ہیں کہ دے آر ویری فاسٹ میموری لوکیشنز آف مائکرو پروسیسر، جو کہ ان میں جو بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں ڈیٹا انسٹرکشنز کو یہ سیو کر کے رکھتے ہیں. وہ والی انسٹرکشن جن کو ابھی جن کی نیکسٹ باری ہے ان کو، اور جو نیکسٹ ڈیٹا پروسیس ہونا ان کو، یہ اور ساتھ میں جو ان کا رزلٹ آتا ہے ان کو بھی ساتھ میں یہ سیو رکھتے ہیں، تاکہ جب بھی اس کو ضرورت ہو تو ریڈیلی جو ہے وہ سی پی یو کو یعنی مائکرو پروسیسر کو پرووائڈ کیا جائے. پھر ہے میموری یونٹ. میموری یونٹ میں 2 طرح کی میموری آ جاتی ہے، پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری. پرائمری میموری میں کیا آ جاتا ہے، ریم اور روم بھی آتی ہے. تو ریم جو ہے مین جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کام، ابھی شروع کیا، ابھی سیو نہیں کیا، تو وہ یا سیو کیا بھی ہے تو آپ نے کسی فائل کو کھولا ہوا ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو وہ ریم کے اندر لوڈ ہوتی ہے. ریم کیا ہے کہ ٹیمپرری عارضی قسم کا میموری ایریا ہے جہاں پہ آپ کام اوپن کر کے کوئی نہ کوئی فائل اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ اس کو پرماننٹلی جب سیو کرنے لگتے ہیں تو وہ پھر سیکنڈری میموری، جیسے ہارڈ ڈسک ہے، آپٹیکل ڈسک ہے جس کو آپ سی ڈی کہتے ہو، یو ایس بی فلیش ڈرائیو ہو سکتی ہے، یہ اس کے اندر جا کے کسی نہ کسی نام کے ساتھ سیو ہو جاتے ہیں. اور سی پی یو جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے کس کے ساتھ، ریم کے ساتھ. تو یہ جو ہے میموری یونٹ ہو گیا. میموری یونٹ کے بعد جو ہے ہم پڑھتے ہیں کہ کمپیوٹر کا استعمال جو ہے وہ کس کس جگہ پہ ہو رہا ہے. کمپیوٹر ہم استعمال کرتے ہیں کوئی نہ کوئی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے. وہ کون سی ہو سکتی ہے انفارمیشن؟ وہ آن لائن ٹکٹس کے بارے میں ہو سکتی ہے، ریلوے کی ٹکٹ ہو سکتی ہیں، پی آئی اے کی ہو سکتی ہیں. کوئی آپ فلم دیکھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کوئی انٹرنیٹ پہ جا کے وہاں پہ کوئی سینما ہال کی جو خاص پکچر کی ٹکٹ خرید لی ہے، یا آپ راستہ بھول گئے ہیں تو میپ کے اوپر آپ نے کسی جگہ کا ایڈریس، یا بھی آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کا معلوم کرنا ہے. گوگل میپ ہے. جیسے میڈیکل ہسٹری ہے کسی پیشنٹ کی جاننی ہے، تو اگر آپ نے یا ہاسپٹل میں جو ہے وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آن لائن ڈیولپ کی ہوئی ہے تو آپ اسے ویب سائٹ پہ جا کے ان کی اس اپنے پیشنٹ کی جو ہے وہ میڈیکل ہسٹری جو ہے پڑھ سکتے ہیں. کوئی ورڈز ہے اس کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا ہے تو وہ بھی گوگل پہ جا کے سمپلی
डिफाइन लिखें आप और आगे उस वर्ड को लिखें तो उसका मतलब आपको बता देगा। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको वो बता देगा। कोई वर्ड लिखे विद करेक्ट स्पेलिंग नहीं भी लिखते तो आपको सही वाले स्पेलिंग सजेस्ट करेगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। डिफरेंट मीनिंग जो है वो उसके बताएगा, साइनोनिम्स भी बताएगा, एंटोनिम्स भी बताएगा, यानी अल्फाज मुतरादफ और अल्फाज मुतज़ाद। बुक्स क्या है लाइब्रेरी में वो उसके बारे में जान सकते हो। दिस इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो और वीडियो। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, टेक्स्ट भी, पिक्चर भी, ऑडियो और वीडियो, किसी भी फॉर्म में। वज़ीर जो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसमें क्या है, सबसे पहले एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है आजकल, आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस जैसे अभी आप ले रहे हैं इस वक्त। फिर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में कोई ना कोई आपको सॉफ्टवेयर जो है उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है, और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है अगर उसकी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसने तो उसके नोट्स तैयार कर सकते हो। एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वो भी ऑनलाइन हो सकते हैं। और रिसर्च वगैरह भी जो एजुकेशनिस्ट होते हैं जो या पढ़ रहे होते हैं साथ, तो वो किसी टॉपिक के ऊपर अगर रिसर्च कर रहे हैं जैसे हाई लेवल के ऊपर पीएचडी लेवल पे है, एमएस लेवल पे है, तो वो वहाँ पे रिसर्च जो है वो अपनी इंटरनेट से जो ऑलरेडी हो चुकी है उसको फाइंड कर सकते हैं, और उसमें ओपिनियन ले सकते हैं कि मुझे जो अभी रिसर्च करनी है उसमें मुझे मेरी दिलचस्पी जो है वो किस चीज़ में होनी चाहिए, वो रिसर्च ढूंढ सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं। फिर आ जाता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में आप क्या कर सकते हैं, आप अगर म्यूज़िक जो आपको क्रिएट करना आता है तो वो कर सकते हो, मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। फिर आप उसको सुन सकते हो, वो तो यूट्यूब है, जैसे साउंड क्लाउड है, और शेयर भी कर सकते हो एक दूसरे को, आप ज़ाहिर बात है शेयर भी करते हो, सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, मूवीज़ की जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो। ये सारे काम जो है वो आप इन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हो। फिर है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या है कि आप गेम बना भी सकते हो, अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज आती है, कोई ग्राफिक्स के आप माहिर हैं तो आप गेम जो है वो क्रिएट भी कर सकते हो। गेम जो है वो प्ले भी कर सकते हो, उसे देख भी सकते हो, अगर क्रिकेट मैच चल रहे हैं उनको वॉच कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि जो प्लेयर हैं अगर आप किसी जगह कोच हो तो उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हो। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आप उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हो, उनकी जो प्लेइंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो। ये जो स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट है तो उनके साथ जो एनालिस्ट होते हैं वो इस तरह इनको इम्प्रूव करते हैं। फिर आ जाता है एडवर्टाइजिंग। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या सर्विसेज जो है वो आप दे रहे हैं या प्रोडक्ट्स आप कोई बेच रहे हैं तो उसकी उसकी आप प्रमोशन कर सकते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। फेसबुक का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यूट्यूब का हो रहा है, कोई भी वेबसाइट आप देख लें उन्होंने सोशल मीडिया इंटीग्रेशन जो है वो की होगी, उन्होंने लाजमी पेज बनाया होगा फेसबुक का, यूट्यूब का और ट्विटर का, ये 3 तो लाजमी होंगे। उसके अलावा जितने आप बना सकें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर ईमेल्स आप भेज सकते हो, ईमेल्स के ज़रिए भी आप मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजिंग कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की। और अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो नेट पे लगी हुई है तो वो प्रोडक्ट जो है वो जो कोई ख़रीदता है उसके बारे में रिव्यू वगैरह भी दिए जा सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले कस्टमर्स हैं उन रिव्यूज़ को पढ़ के आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बेहतर डिसीजन ले सकें। तो रेवेन्यू इस तरह से आपको जनरेट होता है, यानी आप बिज़नेस करते हैं, आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो ये किसी न किसी को पता चलता है किसी मीडियम के थ्रू, तो तभी आपके पास आते हैं। तो ये सब कुछ होता है एडवर्टाइजिंग से। फिर है मेडिसिन। मेडिसिन क्या होता है? मेडिकल फील्ड में कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं कंप्यूटर। डॉक्टर क्या करते हैं, जो मेडिकल रिसर्च ऑलरेडी पहले हो चुकी है वो इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, ओपिनियंस लेते हैं। किसी भी पेशेंट के बारे में कोई नई बीमारी आई या उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो पढ़ते हैं। दुनिया के डिफरेंट हिस्से में अगर कोई आई है, जैसे आजकल देख रहे हैं आप, कोरोना एक नई बीमारी है, तो इसके बारे में जो है वो एक दूसरे से ओपिनियन या रिसर्च टॉपिक जो है वो इंटरनेट के ऊपर शेयर किए जाते हैं, तो उससे फिर ये फ़ायदा हासिल करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट मसलन एमआरआई है, कैट है, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन है, इसके ये वो वाले इक्विपमेंट हैं जिनके साथ कंप्यूटर्स लगे होते हैं। और मसलन एमआरआई है और ये कैट, ये दोनों वो टेक्नोलॉजी हैं जो आपके अंदर जो जिस्मानी अज़ा हैं उनकी पूरी पिक्चर जो है वो बना के देती हैं। आपका जो स्केलेटन है, पूरा ढांचा जो है उसकी पिक्चर्स आती है, और जिस जगह पे टिश्यू अब नॉर्मेलिटी उनमें पैदा हो रही है उसको ज़ाहिर किया जाता है। तो एमआरआई जो है वो कैट से ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में डॉक्टर्स को
हेल्प करता है कि किस-किस जगह पे प्रॉब्लम है। फिर आ जाता है साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस एंड इंजीनियरिंग कैसे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं कंप्यूटर से। इनमें क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, या CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं, यानी सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप कोई डिज़ाइन बनाते हो। डिज़ाइन किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो कोई ब्रिज हो सकता है, वो कोई किसी मशीन का जो है वो एक पुर्ज़ा हो सकता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ की ड्राइंग जो है वो कोई बिल्डिंग हो सकती है। कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको आप जो है वो क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन वहाँ पे बनाया जाता है, उसको फिर उसको सिमुलेट किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है उसकी डिज़ाइन की। फिर जो है वो आप एक्चुअली उसको बनाने से पहले ही उसको चेक कर लेते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इतना पैसा एक्चुअली अगर आपने लगाना है तो उससे पहले उसको चेक कर लिया जाए। फिर कॉम्प्लेक्स किस्म की जो कैलकुलेशंस होती हैं, किसी भी जो है वो डिज़ाइन को आपने बनाया, उसको 3D व्यूज़ में दिखाने के लिए, और फिर एलिवेशंस उसकी करने के लिए, जैसे आपने कोई घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आप पहले उसका नक्शा जो है वो इन्हीं एप्लीकेशंस के अंदर तैयार करते हैं। नक्शा तो आपने बना लिया, जो आपको 2D में नज़र आ रहा है। फिर आप चाहते हैं कि जब ये एक्चुअली घर बनेगा तो कैसे लगेगा? तो उसको आप बनाने से पहले ही जो है वो देख सकते हैं कि ये इसकी बिल्डिंग की शक्ल क्या होगी। तो ये सारे कैलकुलेशन करके जो एलिवेट किया जाता है, एलिवेट का मतलब एक जो है वो एक वर्चुअली जो है वो बिल्डिंग जो है उसका मैप तैयार करके उसको उठा के एक बिल्डिंग जो है वो बना दी जाती है कंप्यूटर के अंदर, एक पिक्चर की शक्ल में। उसको डिफरेंट जो कलर्स करके उसके अंदर दिखा दिया जाता है कि आपको पता चल जाता है कि ये बिल्डिंग जो है वो एक्चुअली बनाने के बाद जो है वो हमें ऐसे दिखेगी, तो उससे पहले आप कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। फिर आ जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए? एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट में ज़ाहिर बात है, एजुकेशन वाले जो है वो ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हैं, जैसे आजकल डिस्टेंट लर्निंग हो सकती है, जैसे घर बैठे जो है वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो है, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आपको घर बैठे जो है वो एजुकेशन दे रही है। और पुलिस है, जैसे पुलिस के जो यानी कि सिक्योरिटी के जो अदारे हैं, वो फिंगर प्रिंट्स जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी कारकर्दगी जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। आवाम जो है उसको बेहतर सहूलियात जो है वो दे सकते हैं। फिर आ जाता है यूटिलिटी बिल्स, जो है उनकी प्रिंटिंग और उनकी पेमेंट। यूटिलिटी बिल्स जो है वो कोई जो है वो आपको आए हैं तो उसकी आप ऑनलाइन प्रिंटिंग कर सकते हो। मसलन वापडा है, उसके जो है वो बिल हैं, तो बिल जो है वो आपने जो है वो प्रिंट करनी है, तो वो प्रिंट करके उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन या एटीएम पे जाके, वो जो कि कंप्यूटर ही है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी कोई टैक्स रिटर्न जो है जो उसकी फाइल करनी है वो भी। ये सारे गवर्नमेंट के अदारे जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। घर में आप कैसे, यानी होम यूज़ क्या है इसका, ये अब एक इंटीग्रल पार्ट जो है वो बन गया है, यानी एक एक अहम हिस्सा बन गया है। जैसे आपके घर में पहले टेलीफोन था, तो अब उसकी जगह समझे एक साथ में एक और चीज़ आ गई है, कंप्यूटर। फिर वहाँ पे आप क्या उसका इस्तेमाल घर में क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, घर में कोई अकाउंट्स मैनेज करने उसका चैट्स है, यानी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हो घर बैठे, एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हो इंटरनेट पे। और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपकी वॉशिंग मशीन में लगे होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हो, ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, फूड प्रोसेसर होते हैं, माइक्रोवेव ओवन होती हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये घर में इस्तेमाल की चीज़ें। तो ये था आपका लेक्चर। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई किसी चीज़ की, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।